दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला ही चैप्टर जिसका नाम है संबंध तथा फलन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है संबंध, संबंध के प्रकार और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे। आज मैं आपको बताऊंगा फलन क्या होता है और फलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फलन क्या होता है। फलन फंक्शन। यदि मान लीजिए ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं और एक संबंध ए से बी में इस प्रकार है कि ए का एक तत्व बी के एक अद्वितीय तत्व से जुड़ा हो, तो उस संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। फलन क्या है? फलन एक ऐसा संबंध है या नियम है जिसके द्वारा समुच्चय ए का एक तत्व समुच्चय बी के एक अद्वितीय तत्व से जुड़ा हुआ हो, तो उस तरह के संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। अर्थात हर संबंध का फलन होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर संबंध फलन होता है। हर संबंध का फलन होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक फलन है वह एक संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है? संबंध एक सेट ए है, एक सेट बी है, इनके बीच में मान लीजिए कोई संबंध है, तो इस संबंध के द्वारा यदि ए का एक तत्व बी के एक अद्वितीय तत्व से जुड़ा हो, तो उस तरह के संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। और फलन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट। अब हम लोग पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है आच्छादक फलन। पहला होता है आच्छादक फलन। ऑनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, मैपिंग। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं या कॉरेस्पॉन्ड भी कहेंगे, प्रतिचित्रण कहेंगे, ठीक है। तो फलन को फंक्शन भी कहेंगे या फिर मैपिंग यानी कि प्रतिचित्रण भी कहेंगे, दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आच्छादक फलन क्या होता है, ऑनटू मैपिंग क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक फलन है जो सेट ए से सेट बी में है, एक फलन है जो सेट ए से सेट बी में है। आच्छादक माने होता है ढका हुआ होना। इसका मतलब ये है कि यदि बी के सारे तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब यदि ए में मौजूद हो, जो सेट ए होता है इसे हम लोग प्रांत बोलते हैं, प्रांत, डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और जो सेट बी होता है उसे हम लोग सह परांत बोलते हैं, सह परांत, को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। और ए के तत्वों का बी में जहां जहां प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंबों का जो सेट होता है उस सेट को हम लोग परिसर बोलते हैं या फिर पारास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आपको जानना जरूरी है, इससे डिफाइंड करना थोड़ा आसान रहेगा। यदि एफ जो है फंक्शन है ए से बी में, तो सेट ए को क्या बोलते हैं? परांत, डोमेन बोलते हैं। सेट बी को क्या बोलते हैं? सह परांत, को डोमेन बोलते हैं।
और यफ के द्वारा ए के तत्वों का बी में जहां जहां प्रतिबिंब पड़ता है उन प्रतिबिंबों के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, यफ का परिसर या परास कहते हैं। तो आच्छादक फलन क्या होता है यह समझ लेते हैं। जो सहपारांत के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों का पूर्व प्रतिबिंब यदि प्रांत में होगा, पूर्व प्रतिबिंब यदि प्रांत में होगा तो वह फलन आच्छादक फलन कहा जाएगा। और यदि आच्छादक फलन है तो एफ ए की वैल्यू जो है वह बी के बराबर होगी। एफ ए का मतलब ए के तत्वों का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि परिसर, क्योंकि प्रतिबिंबों के सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर जो है वह सहपारांत के क्या होगा, बराबर होगा। सहपारांत के क्या होगा, बराबर होगा। यदि सहपारांत और परिसर बराबर है तो वह फलन क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। तो आच्छादक फलन क्या होता है, यदि एफ ए से बी में एक फलन है, बी के सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब परांत में मौजूद है तो उस तरह के फलन को हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक सेट ये ए है, एक सेट ये बी है। मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें एक्स वाई जेड पी एलिमेंट है। अब जरा देखिए यह जो फलन है, यह जो फलन है ए से बी में, यह फलन आच्छादक फलन है। क्यों आच्छादक फलन है, क्योंकि सहपारांत के जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब पारांत में है। जब सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब पारांत में है तो यह जो फलन है वह क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन समझते हैं हम लोग। अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन समझते हैं। इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग हम लोग समझते हैं कि अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब जरा इसी एग्जांपल को देखिए। अब यहां पर क्या है, ये सहपारांत है, ये पारांत है। क्या सहपारांत के सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब पारांत में है? नहीं है। जो पी एलिमेंट है उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात सहपारांत का ये एलिमेंट खाली है, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इस तरह के फलन को ही हम लोग अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अर्थात यदि एफ ए से बी में एक फलन है तो एफ को अंतःक्षेपी हम तब कहते हैं जब सहपारांत में कोई ऐसा तत्व जरूर हो जिसका पारांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब न हो। अर्थात यदि सहपारांत का कोई भी एलिमेंट खाली है तो वह जो फलन है वह अंतःक्षेपी होगा। अब अंतःक्षेपी दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, इसका रेंज क्या होगा, परिसर, परिसर इसका निकालेंगे आप तो एक्स वाई जेड होगा। और इसका सहपारांत क्या होगा, सहपारांत, इसका सहपारांत पूरा सेट होगा एक्स वाई जेड और पी। आप देख रहे हैं कि जो परिसर है वह सहपारांत का क्या है, सबसेट है। तो यदि एफ ए सबसेट होता है बी का तब वह फलन अंतःक्षेपी होता है। और यदि एफ ए बराबर बी होता है तो वह क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। तो अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, यदि एफ ए से बी में एक फलन है, सहपारांत में कोई ना कोई ऐसा तत्व जरूर हो जिसका पारांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब न हो तो उस तरह के फलन को हम लोग अंतःक्षेपी कहते हैं। और अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है कि जो उसका परिसर होता है सहपारांत का सबसेट होता है।
और यदि परिसर जो है ए का परिसर यानी ए के प्रतिबिंबों का सेट यदि सहपरांत के बराबर होता है तो वह फलन आपका आच्छादक फलन होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एकाएकी फलन, 1-1 मैपिंग देखते हैं। 1-1 मैपिंग, एक एक फलन या एकाएकी फलन, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग क्या होता है? और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहु एक फलन, बहु एक फलन, मेनी वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, मेनी वन मैपिंग क्या होता है? तो मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एक सेट ये ए हो गया, एक सेट ये बी हो गया, और एक आपका फलन हो गया ए से बी में, 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया, एक्स वाई जेड मैंने ले लिया और पी ले लिया। इस फलन को आप जरा देखिए, और एक और फलन मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं, ये भी ए से बी में है फलन, और ऐसा ही मैं फलन बनाता हूं, और इसको हमें देखना है इसे देखना है आप लोगों को। चलिए इसको देखा जाए, तो पहले इस एग्जाम्पल को देखा जाए, इस एग्जाम्पल का। तो इसमें क्या है, ये जो मैं फलन लिया हूं इसमें परांत के एक तत्व का जो प्रतिबिंब है वह एक ही है, अर्थात सह परांत का पूर्व प्रतिबिंब का है एक ही है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब का ही है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब का ही है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब का ही है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब एक ही है। तो इस तरह का जो फलन होता है उसे हम लोग एकाएकी फलन कहते हैं। तो एकाएकी फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसके द्वारा परांत के एक तत्व का प्रतिबिंब सह परांत में एक ही हो, इस तरह के फलन को हम लोग एकाएकी फलन कहते हैं। तो हमारा यह जो फलन है वह क्या फलन है? एकाएकी फलन है। तो अब हम लोग बहु एक फलन देखते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब यदि यह एग्जाम्पल लिया जाएगा तो यह फलन नहीं होगा। यह फलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तत्व का संबंध बी के अद्वितीय तत्व से नहीं है, एक ही तत्व से नहीं है, तो यह फलन नहीं होगा। तो हमें बहु एक फलन का एग्जाम्पल लेना होगा, तो हमें थोड़ा सा बदलना होगा, और मैं आपको बदल कर बताता हूं। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए, और इस एग्जाम्पल को आप देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। इसका नाम है बहु एक फलन, अर्थात कई तत्वों का संबंध एक तत्व से हो, बहु एक फलन। इसका मतलब यह है कि यदि f जो है a से b में एक फलन हो, यदि f a से b में एक फलन हो, तो f के द्वारा परांत के 2 या 2 से अधिक तत्वों का प्रतिबिंब सह परांत में एक ही हो। बहु एक फलन का मतलब ये हुआ कि यदि उस फलन के द्वारा परांत के 2 या 2 से अधिक तत्वों का प्रतिबिंब सह परांत में एक ही हो, तो इस तरह का जो फलन होता है वह
बहुएक फलन कहलाता है। अब एकाएकी हम कैसे दिखाते हैं? तो एकाएकी दिखाने का यह तरीका होता है कि परांत का दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग। परांत का दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2, ये परांत का दो एलिमेंट लिया। अब हम क्या करते हैं कि इनके प्रतिबिंब को बराबर मानते हैं। हमने माना f(x1) बराबर है f(x2), ये हमने माना। इनके प्रतिबिंब को हमने बराबर माना और हम दिखा देते हैं कि ये दोनों तत्व भी क्या है? बराबर है। तो वह हमारा फलन जो है वह एकाएकी होगा। यदि इसको हम मानते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो हमें दिखाना होगा कि जो ये एलिमेंट है ये भी बराबर नहीं है। तो वह हमारा जो फलन है वह एकाएकी हो जाएगा। इसी का उल्टा बहुएक हम कैसे दिखा देते हैं? परांत का दो एलिमेंट हम लेते हैं, परांत का दो एलिमेंट लेंगे और इनके प्रतिबिंब को हम बराबर मानेंगे और उसके बाद हम दिखा दें कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है। तो हमारा जो फलन है वह क्या हो जाएगा? बहुएक फलन हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़े हैं फलन और फलन के प्रकार। अब इसके बाद हम लोग फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि a बराबर r माइनस ये 3 दिया है, b बराबर दिया है r माइनस 1 और fx बराबर दिया है x माइनस 2 अपन x माइनस 3 फॉर एवरी x बिलोंगिंग a द्वारा परिभाषित एक फलन है, तब दिखाइए कि f जो है एकाएकी और आच्छादी है और आपका जो फलन है वह क्या है? a से b में है। अर्थात इस फलन का परांत a है और इस फलन का जो सहपरांत है वो क्या है? b है। तो इस फलन को हमें दिखाना है कि यह फलन एकाएकी है और क्या है? आच्छादक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे एकाएकी। एकाएकी के लिए, तो एकाएकी के लिए मैंने क्या बताया है कि इसके परांत का दो एलिमेंट लेते हैं। माना x1 x2 बिलोंग इन, ये परांत है, परांत का हम दो एलिमेंट लेंगे परांत, और इसका परांत क्या है? r माइनस 3 ये है, ये परांत हमने लिया। अब हम क्या करते हैं? इनके प्रतिबिंबों को बराबर मानते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2). अब f(x1) आप जो फलन की डिफिनेशन है उसके हिसाब से निकालेंगे f(x1) की वैल्यू, तो आएगा x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 और f(x2) की वैल्यू उसके हिसाब से निकालेंगे तो आएगा x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 माइनस 3x1, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x2, ये माइनस का माइनस प्लस 2 3 जा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x2, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, तो ये 6 है, ये 6 कैंसिल, सिंबल समान है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x1 को एक तरफ करते हैं हम लोग, माइनस 3x1 और ये माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस 2x1 बराबर, इधर देखिए माइनस 3x2 है तो ये हो जाएगा माइनस 3x2, ये माइनस 2x2 है, उधर जाएगा प्लस 2x2, तो 3x1 ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, माइनस x1 बराबर ये भी घट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2। तो देखिए हम लोगों ने प्रतिबिंब को बराबर माना और ये एलिमेंट बराबर आ गए, अतः हमारा जो फलन है वो क्या है?
एकाएकी है, अतः एफ एकाएकी है, एकाएकी है। अब हम लोग इसको आच्छादी दिखाते हैं, आच्छादी के लिए, आच्छादी के लिए आच्छादी हम लोग दिखाते हैं। तो आच्छादी के लिए हम लोग क्या मानते हैं? आच्छादी के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना सहपारांत का हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, स्वेच्छ एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि उस तत्व के सहपारांत के सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब पारांत में मौजूद है, तो वह फलन आपका आच्छादी फलन हो जाता है। चाहे आच्छादी के लिए हम लोग ये दिखा देते हैं कि जो परिसर होता है वह सहपारांत के का है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। माना y बराबर fx मान लिया हम लोगों ने, y बराबर क्या मान लिया? fx। अब fx की वैल्यू वहां से हम लोगों ने रख दिया, y बराबर fx की वैल्यू ये है। तो इसका हम लोग निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी वो परिसर होती है, और x की वैल्यू जो होती है वो परांत, और y की वैल्यू जो निकालते हैं वो हमारा होता है परिसर। तो y की वैल्यू हम लोग देखेंगे कहां से कहां तक आएगी। तो आप लोग क्लास मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y का x में गुणा होगा yx माइनस y का 3 में गुणा होगा 3y बराबर x माइनस 2। अब x को एक तरफ करिए, यह x आ जाएगा इधर, yx माइनस x, ये चला जाएगा उधर, माइनस 2 प्लस 3y, यहां से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y माइनस 1, ये बचेगा 3y माइनस 2। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। यहां पर आप परिसर क्या कर सकते हैं? परिसर आप निकालिए, परिसर, परिसर का मतलब ये है कि y का मान आप क्या क्या रख सकते हैं जिसके लिए फलन आपका डिफाइंड हो। तो y का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। परिसर इसका जो होगा, y का मान आप कुछ भी, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बशर्ते एक नहीं रख सकते, क्योंकि एक रखेंगे तो हर जीरो हो जाएगा, आपका फलन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका परिसर जो होगा वह r माइनस 1 के बराबर होगा, और यह आपका सहपारांत है, यही आपका सहपारांत भी है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इस फलन का परिसर जो है वह सहपारांत के बराबर है। जब इसका परिसर सहपारांत के बराबर है तो यह जो फलन है वह आच्छादी फलन है। तो इस फलन को हम लोगों ने एकाएकी भी सिद्ध कर दिया और आच्छादी भी सिद्ध कर दिया। तो अब हम लोग फलन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन f सच डेट r टू r जहां fx बराबर cos x बिलोंग इन r से परिभाषित है, न एकाएकी है और न ही आच्छादक फलन है। अर्थात fx बराबर जो cos x फलन है वह न तो एकाएकी है और न ही का है, आच्छादक है, और यह फलन r से r में है। आपका फलन दिया गया है f सच डेट r से r में आपका फलन दिया गया है, और क्या दिया है? जहां fx बराबर cos x, fx बराबर cos x बिलोंग इन r। यहां पर r क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इसको दिखाना है कि न यह एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो पहले हम लोग दिखाते हैं कि यह एकाएकी नहीं है। तो एकाएकी नहीं है यह दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब को बराबर मानेंगे, और यदि यह रिजल्ट आता है कि एलिमेंट बराबर है तो एकाएकी है, और यह रिजल्ट आ जाएगा कि प्रतिबिंब बराबर नहीं है तो यह एकाएकी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परांत का दो एलिमेंट उठाते हैं। माना x1 x2 बिलोंग इन r, ये परांत होता है। तो परांत भी आ रहा है, परांत का हमने दो एलिमेंट उठाया। अब मानेंगे कि ये बराबर है। माना
fx1 बराबर fx2। अब fx1 का मान यहां से क्या आ जाएगा, cos x1 आ जाएगा, और fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x2 आ जाएगा, या cos x1 बराबर cos x2। तो ये cos से cos ऐसे कटाकर आप x1 बराबर x2 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अनंत होते हैं। आप याद रखिए, त्रिकोणमिति समीकरण में आप पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर यदि cos अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वैल्यू होती है। तो यह त्रिकोणमिति समीकरण का सूत्र है, यहां पर अप्लाई करेंगे तो x1 बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस x2। यहां से ये रिजल्ट मिल रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2। आप x1 बराबर x2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x1 की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस x2 के बराबर है, ना कि x1 की वैल्यू x2 के बराबर है। तो यहां से ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमारा जो फलन है वह एकाकी नहीं है। अतः यह एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग ये साबित करते हैं कि हमारा फलन आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सहपरांत का एक एलिमेंट उठाते हैं और यह दिखा दें कि उस एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यदि एक भी ऐसा तत्व है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं होगा तो वह फलन आच्छादक नहीं होगा। तो आच्छादक नहीं दिखाना है तो हम लोग मानेंगे, माना y बिलोंगिंग R, ये सहपरांत हमने लिया है, सहपरांत का कोई स्विच तत्व है, कोई स्विच तत्व है, स्विच तत्व है। हमने सहपरांत का कोई स्विच तत्व मान लिया। अब मानेंगे y बराबर fx मानेंगे। तो fx की वैल्यू क्या है, cos x है, y बराबर cos x है, y बराबर cos x। तो x बराबर यदि यहां से हम निकाल लें x बराबर, तो cos इनवर्स y आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा cos इनवर्स y। क्या y के सभी वैल्यू के लिए x का मान मिलेगा? यहीं पर हमें सोचना है कि क्या y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x मिलेगा। y जो है क्या है, प्रतिबिंब है, और y का पूर्व प्रतिबिंब x है। तो हम यदि यह दिखा दें कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि cos x का जो मान होता है वह -1 और 1 के बीच में होता है। cos x का मान जो होता है वह -1 और 1 के बीच में होता है। तो cos x का मान -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहपरांत में -1 से छोटी संख्याएं भी होंगी और 1 से बड़ी संख्याएं भी होंगी। तो -1 से जो छोटी संख्या है और जो 1 से बड़ी संख्या है वह परांत के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात -1 से छोटी संख्याएं और 1 से बड़ी संख्याएं जो सहपरांत में है वह खाली है, अर्थात परांत के किसी भी तत्व का वह प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब -1 से जो छोटी संख्या है वो खाली है और 1 से बड़ी संख्याएं खाली हैं। तो जब सहपरांत में एलिमेंट खाली है तो यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो आज हम लोगों ने फलन पढ़ा, फलन के प्रकार पढ़ा, और इस टॉपिक से संबंधित हम लोगों ने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।